वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की और कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स की। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने इक्विमैक्स के साथ पार्टनरशिप करके अपने कॉमर्शियल व्हीकल को डोमिनिशियन रिपब्लिक में लॉन्च कर दिया है। डोमिनिशियन रिपब्लिक एक कैरिबियन कंपनी है और इस लॉन्च से टाटा मोटर्स का ग्लोबल एक्सपेंशन और तेज हो गया है। साथ ही साथ इक्विमैक्स के बारे में अगर हम बताएं तो ये कंपनी है जो कि डोमिनिशियन रिपब्लिक के अंदर टाटा मोटर्स के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करेगी। मतलब कि इक्विमैक्स टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स को वहां पर इंपोर्ट, सेल और सर्विस भी करेगी। और डोमिनिशियन रिपब्लिक में आने के बाद टाटा मोटर्स अब 40 से ज्यादा देशों में अपने मिनी ट्रक से लेकर के हैवी ड्यूटी ट्रक्स और बसेस बेच रही है और इसमें दुबई भी शामिल है। अगली बिजनेस न्यूज है सेबी की, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाते हैं PFUTP के बारे में। देखिए, PFUTP का फुल फॉर्म है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये सेबी का रेगुलेशन है जो स्टॉक मार्केट में फ्रॉड, मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गलत एक्टिविटीज को रोकता है। अब बात यह है कि सेबी ने FY25 में पेनल्टीज के अंदर जबरदस्त जंप देखा। यानी कि अगर हम नंबर्स में बात करें तो पिछले साल के 74.6 करोड़ से बढ़ करके अब ये 813.8 करोड़ रुपीस हो गया। यानी कि इन सब पेनल्टीज में 11 गुना का जंप देखा गया। साथ ही साथ PFUTP केसेस की बात करें तो उसमें जो एंटिटीज थी वो 796 से गिरकर 239 हो गई। साथ ही साथ इनसाइडर ट्रेडिंग और नॉन कंप्लायंसेस केसेस में भी बड़ी गिरावट आई है, जो मार्केट इंटीग्रिटी के सुधार को दिखाता है। लेकिन डिफिकल्ट टू रिकवर ड्यूज 77,800 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। बेसिकली ये टैग है डिफिकल्ट टू रिकवर, जिसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ सेबी ने 1293 एंटिटीज पर एक्शन भी लिया, जिसमें बड़े केसेस जैसे कि PACL और सहारा भी शामिल थे। अब ये PACL आपको नहीं पता होगा शायद, तो मैं बता दूं, PACL मतलब पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये एक कंपनी है जो कि बहुत ही बड़ा पॉन्जी स्कीम चलाती थी, जिसमें वो लोगों से लैंड इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लेती थी। पर फिलहाल सेबी इसके केस में भी अभी रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के पावर सेक्टर से रिलेटेड। इंडिया यूरेनियम सेक्टर में बड़ी तब्दीली करने की तैयारी में है। सरकार प्राइवेट कंपनीज को माइनिंग, इंपोर्ट और प्रोसेसिंग का मौका दे सकती है। अब तक सिक्योरिटी और सेफ्टी कंसर्न्स के चलते ये सेक्टर्स स्टेट कंट्रोल के अंदर थे, लेकिन न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 12 गुना बढ़ाने के PM मोदी के टारगेट के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर ये इन्वेस्टमेंट हो भी जाती है तो ऐसा हो सकता है कि डोमेस्टिक यूरेनियम सप्लाई सिर्फ 25% की ही डिमांड कवर करेगी। बाकी की डिमांड के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और FDI लॉज में भी बदलाव की प्लानिंग चल रही है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और FDI लॉज में बदलाव इसलिए किए जाएंगे ताकि प्राइवेट कंपनीज यूरेनियम सेक्टर में ऑफिशियली एंट्री ले सकें। यानी कि वो यूरेनियम माइन, इंपोर्ट और प्रोसेस कर पाएंगे, जो कि सिर्फ इस वक्त गवर्नमेंट एंटिटीज ही कर सकती हैं। और ऐसा ही अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स में हो जाता है तो जो भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनकी शॉर्टेज की वजह से EV सेक्टर बर्बाद हो सकता है, वो सब कवर हो जाएगा। इस पे हमने न्यूज भी कवर किया था, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है कि चाइना ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी इंडियन इकोनॉमी हिल रही है। यानी कि जो EV सेक्टर की इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ गई है। अगली बिजनेस न्यूज है एनाटॉनी वेस्ट की। एनाटॉनी वेस्ट के शेयर्स कल 7% उछल करके 635 रुपीस तक पहुंच गए, क्योंकि कंपनी ने 3200 करोड़ के 2 वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जीते। और इनकी सब्सिडरी एनाटॉनी लारा इन्वायरो सॉल्यूशंस, ये आंध्र प्रदेश में 15 मेगावाट के प्लांट बनाएगी कड़पा और कुरनूल क्लस्टर्स के अंदर। और ये 20 साल के लिए जो पावर है वो 8.10 रुपीस पर यूनिट के रेट पर APS-PDCL खरीदेगी। 24 महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कंपनी के क्लीन एनर्जी फुटप्रिंट और रेवेन्यू को बूस्ट करेगा। अब ये जो न्यूज है वो काफी सिंपल लग रही होगी आपको, बट इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। पहला ये कि वेस्ट टू एनर्जी का मतलब होता क्या, आप ये समझो। देखो, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जो कूड़ा करकट, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, उनको जलाकर या फिर प्रोसेस करके बिजली बनाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को स्पेशल टेक्नोलॉजी से ट्रीट करके हीट बनाई जाती है
और इस गर्मी से टरबाइन्स को चला करके पावर जनरेट की जाती है। इसमें फायदा ये होता है कि ये एक साथ दो काम कर देती है। पहला तो जो कूड़ा कचरा है वो साफ हो जाता है और एक तरीके से क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसलिए इसको सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा भी माना जाता है। और आपको पता ही है अपने कंट्री में कितना ज्यादा कचरा और कूड़ा हर जगह फैला हुआ होता है, तो ये इंडिया के लिए एक बूमिंग इंडस्ट्री हो सकती है आने वाले समय में, ऐसा मेरा मानना है। अगली बिजनेस न्यूज है LIC। LIC के अंदर से गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचने वाली है और ये ट्रेंचेस में होगा, लेकिन सबसे पहले ट्रेंच में 2.5% से 3% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेचने वाली है, जिससे गवर्नमेंट को 14,000 करोड़ से लेकर के 17,000 करोड़ उठाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब इतने पैसे गवर्नमेंट कमा सकती है। फिलहाल गवर्नमेंट के पास 96.5% स्टेक है और सेबी ने 2027 तक पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% करने का टारगेट दिया है और इस ऑफर फॉर सेल के लिए मोतीलाल ओसवाल और IDBI कैपिटल बैंकर्स के रूप में आएंगे और ये जो सेल है उससे सरकार के FY26 के 47,000 करोड़ के डिस इन्वेस्टमेंट का गोल भी पूरा हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट तो करेगी, लेकिन इससे प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कई बार न्यूज में आपने ये सुना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, इसलिए सरकार ने प्राइवेट कंपनी को स्टेक बेच दिए या फिर गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, जबकि LIC ने Q1 के अंदर प्रॉफिट दिखाया था और एक अच्छा ग्रोथ भी लेकर के आया था। साथ ही साथ सॉल्वेंसी रेशियो भी काफी अच्छा है LIC का और VNB की बात करें तो वो भी अच्छा है। VNB यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट का एस्टिमेट होता है जो कि सिर्फ नए बेचे गए पॉलिसीज से आने वाला है उनके पूरे लाइफ टाइम के अंदर। अगर मैं और आसान भाषा में बताऊं तो VNB ये बताता है कि कंपनी के नए बिजनेस से फ्यूचर में कितना मुनाफा होगा, जबकि कॉस्ट और रिस्क को एडजस्ट करके ये चीजें की जाती हैं। LIC के केस में VNB में ग्रोथ का मतलब है कि नए पॉलिसीज ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रही हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके पीछे का रीजन आप देख लेना, सेबी का क्या नॉर्म्स है, ऊपर मैंने न्यूज में भी बताया है थोड़ी देर पहले। अगली बिजनेस न्यूज है डेटा पैटर्न्स की और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो पिछले 3 साल में 225% तक चढ़ करके एक मल्टी बैगर बन गया, लेकिन Q1 FY26 में इस स्टॉक का प्रॉफिट 22% गिर के 26 करोड़ रुपीस हो गया और रेवेन्यू 5% गिरकर 99 करोड़ रुपीस रहा। इसके बावजूद जेफरीज, नुवामा और चॉइस जैसे ब्रोकरेजेस ने इसको बाइंग की रेटिंग दे रखी है, क्योंकि ऑर्डर इनफ्लोज स्ट्रॉन्ग है और FY26 में 20 से 30% ग्रोथ गाइडेंस दी गई है। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के बूम और 1079 करोड़ रुपीस के ऑर्डर बुक से लॉन्ग टर्म अपसाइड का पोटेंशियल भी बना हुआ है। अब ये जो बिजनेस न्यूज थी ये तो डिफेंस सेक्टर के एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में थी, और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे जिसमें हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को भी कवर करें, तो आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब चलते हैं हम लोग अगले बिजनेस न्यूज की तरफ और ये न्यूज है पनवा इंडस्ट्रीज की। अब ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक ही है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए, पवना इंडस्ट्रीज मेनली ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि इग्निशन स्विचेस, लॉक्स, फ्यूल टैंक कैप्स, हैंडल बार असेंबल्स, ब्रेक स्विचेस और सिमिलर पार्ट्स जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में लगते हैं। साथ ही साथ पहले शायद इसने ओला इलेक्ट्रिक के साथ भी पार्टनरशिप की थी। अब न्यूज ये है कि पवना इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो पिछले 5 साल में 400% का रिटर्न दे चुका है और कल ये 5% और बढ़ गया, क्योंकि कंपनी ने 1:10 स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट 1 सितंबर को फिक्स कर दिया है। हालांकि कंपनी ने 1 महीने पहले ही बता दिया था कि वो स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं, यानी कि अब आपको एक 10 रुपए के शेयर अब 10 शेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे और हर एक शेयर का दाम 1 रुपया हो जाएगा। हालांकि ये जो स्टॉक है वो पिछले 3 दिनों में 14% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन Q1 FY26 में प्रॉफिट 6% ईयर ऑन ईयर गिर करके 2.09 करोड़ रुपीस रहा और रेवेन्यू भी 41% गिर गया, लेकिन सिक्वेंशली प्रॉफिट 23% बढ़ा और स्टॉक ने अक्टूबर 2024 में 759.55 रुपीस का 52 वीक हाई भी टच किया था। अब मैंने ये न्यूज इसलिए भी बताई आपको कि प्रॉफिट गिरा, रेवेन्यू 41% गिर गया, क्योंकि जरूर
जरूरी नहीं होता कि जिस कंपनी ने पहले मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं वो फ्यूचर में भी रिटर्न्स दे। पूरा का पूरा मेन फोकस हमारा कंपनी के प्रॉफिट पे और कंपनी के रेवेन्यू पे होना चाहिए। अगर प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स देते जाएगी। इसलिए ये एक वार्निंग भी था और मैंने इसीलिए कवर किया। अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।